नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे भारत पाकिस्तान तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज की, पीएम मोदी के संबोधन पर उठते सवालों की, देखेंगे सीजफायर पर ट्रंप की भूमिका पर विपक्ष की आलोचना को, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के बड़े बयान को और बुलेटिन के आखिर में एक नजर सीजीआई संजीव खन्ना के ऐतिहासिक फैसलों पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आदमपुर एयरबेस पर सेना के जवानों से मिले पीएम मोदी, सेना के साहस को किया सलाम। बीते दिन संबोधन में भी भारतीय सेना का बढ़ाया था हौसला। भारत पाक के बीच हुए सीजफायर पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी कुछ भी दावे करे लेकिन सीजफायर अमेरिका के दबाव में हुआ। पहलगाम पर पीएम मोदी से कांग्रेस का बड़ा सवाल, कहा 1999 में वाजपेयी सरकार जैसी समीक्षा कराएगी मोदी सरकार। मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की दोहराई मांग। अमृतसर में जहरीली शराब से मचा हाहाकार, अब तक 17 लोगों की गई जान। मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 को किया गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। बांग्लादेश में फिर गहराया सत्ता का संघर्ष, अंतरिम सरकार ने आधिकारिक तौर पर लगाया शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी पर बैन, आतंकवाद विरोधी कानून के तहत घोषित किया अवैध। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया ने गौर से सुना और अब देश दुनिया के मीडिया संस्थानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन की खास कवरेज की, जो आपको जरूर सुननी और देखनी चाहिए। तो किसने क्या कुछ लिखा, आइए जानते इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो पूरी दुनिया ने उन्हें गौर से सुना और पक्ष विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया के साथ ही देश दुनिया की मीडिया संस्थानों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की खास कवरेज की और अपने अपनी तरह से इसको देखा और समझा। देश में जहां विपक्ष से लेकर आम लोगों तक में मोदी के संबोधन पर मायूसी और सवाल है, तो वहीं दुनिया भर की मीडिया ने भी इस पर कई सवाल उठाए। ज्यादातर अखबारों में भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर चर्चा हुई। जापान टाइम्स ने लिखा, मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को न्यू नॉर्मल बताया। इतना ही नहीं, अपनी कवरेज में जापान टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी चर्चा की, जिसमें लिखा गया कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की और कहा कि उन्होंने देशों के बीच मध्यस्थता की, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में ट्रंप का कोई जिक्र नहीं किया, उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा, अमेरिका का कोई जिक्र नहीं। अखबार ने लिखा, ट्रंप और पाकिस्तानी अधिकारियों ने युद्ध विराम का श्रेय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को दिया, लेकिन मोदी ने अमेरिका का कोई भी जिक्र नहीं किया। बीबीसी ने पीएम मोदी के संबोधन के उस हिस्से को कोट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। बीबीसी के मुताबिक पीएम मोदी का इशारा संभवतः ट्रंप के बयान की ओर था। दावा किया गया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से कहा था कि वो संघर्ष खत्म करे, तभी उनके साथ व्यापार होगा। उधर अमेरिका की मीडिया संस्था द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मोदी ने ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर दावा स्वीकार नहीं किया। इसी के साथ मोदी को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हुए। यानी कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान के बीच दखल देकर जो कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने करनी चाहे वो लगभग पूरी हो गई। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता से ज्यादा हर किसी का फोकस ट्रंप के दावे पर रहा, लेकिन इस संबोधन ने देश की विदेश नीति पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए, जिस पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्यों उठ रहे सवाल, आइए जानते इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुए तनाव और सीजफायर के ऐलान से उठते हजारों लाखों सवालों के बाद लगभग 20 दिन के लंबे अंतराल को पार करते हुए देश के हाकिम ने राष्ट्र के नाम अपना पहला संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की तारीफ करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ खूब बयानबाजी की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से ठीक थोड़ी देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर को लेकर एक बयान दिया, जिस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी का लंबे समय से टलता आ रहा देश के नाम संबोधन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ मिनट पहले के किए गए खुलासों में पूरी तरह दबका रह गया। उन्होंने कहा कि पीएम की ओर से इस पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। क्या भारत में अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया है और वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए किसी तटस्थ जगह पर जाने के लिए तैयार हो गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या भारत अमेरिका की मांग को मानते हुए ऑटोमोबाइल, कृषि और दूसरे क्षेत्र में अपने बाजार खोल देगा? दरअसल ट्रंप ने सोमवार की शाम पीएम मोदी के संबोधन से पहले अपने बयान में दावा किया कि अमेरिका ने व्यापार हितों को देखते हुए भारत को सीजफायर के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ट्रेड को हथियार बनाकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया,
ऐसे में ट्रंप के बयान पर कांग्रेस की मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सिंदूर का कारोबार नहीं करते। इसी के साथ खेड़ा ने ट्रंप के बयान को वैधित कर देने वाला करार देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा स्वीकार्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी से उम्मीद करते थे कि वो ट्रंप के इस खुलासे का त्वरित करारा जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के ऐलान से पहले ही सीजफायर पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। कांग्रेस ही नहीं, आरजेडी, सपा, शिवसेना, उद्धव गुट, आप से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां दो देशों के बीच तीसरे के दखल पर सवाल उठा रही हैं। देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर अविश्वास भी जता रही है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर सवाल कर रहा है कि ट्रंप का दखल क्यों स्वीकार किया गया। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या अगर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता ट्रंप ने करवाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 22 मिनट के संबोधन में इसका जिक्र क्यों नहीं किया। इस पर भाजपा को नकली चाणक्य बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने पूछा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सरपंच और चौधरी किसने बनाया और किससे पूछकर उन्हें युद्ध विराम करने की अनुमति दी गई। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम है, वो कर लेगी। चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो, लेकिन सेना सक्षम है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दखल पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ये पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे मामले में हस्तक्षेप किया है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी पीएम मोदी से कई तीखे सवाल पूछे। सबसे पहले आप सांसद ने ट्रंप के दखल पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत का अपमान बताया और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारे पास मौका था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा करने का, हमारे पास मौका था बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस नेता विजय वोटिडान ने प्रतिक्रिया देते हुए सीधे सवाल किया और कहा कि पीएम मोदी के भाषण से लोगों का भरोसा और आस्था नहीं बढ़ी और न ही आत्मविश्वास दिखा। अपने संबोधन में पूरे वक्त मोदी ने पाकिस्तान पाकिस्तान किया। जो सवाल थे उनका जवाब नहीं दे सके। इसके तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। मंच से सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि उन्हें बिहार में सरकार नहीं बनानी। तेजस्वी यादव के बयान से बिहार की सियासत में उथल-पुथल मचनी शुरू हो गई। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में अब विधानसभा चुनाव की हलचल दिखने लगी है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं का बिहार दौरा भी लगा हुआ है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां मंच से उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्हें बिहार में सरकार नहीं बनानी। हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम करना है। और बिहार तभी बनेगा जब नौजवानों के हाथ में काम होगा, जब गरीबी खत्म होगी, जब पलायन रुकेगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने सियासी बिसात बिछाते हुए और एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए बयान दिया कि उन्हें सरकार नहीं बिहार को बनाना है। इतना ही नहीं, अपने बयान में नीतीश सरकार पर सीधे हमलावर होते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार तभी बनेगा जब गरीबी और बेरोजगारी खत्म होगी। बता दें ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने बिहार बनाने और तमाम मुद्दों को उठाकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा हो। चुनाव की तैयारियों से काफी पहले से तेजस्वी यादव बिहार में एक्टिव होकर एक के बाद एक मुद्दों पर एनडीए सरकार को कटघरे में खड़े करने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोलने के साथ ही जनता को अपनी पार्टी की नीतियां भी बताई। दरअसल तेजस्वी यादव सोमवार को पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी सिसवा पंचायत सिसवा कोड़ा स्थित बौद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के बड़े बड़े नेता बाहर जाते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। उन्होंने कहा कि हमको सरकार नहीं बनानी, बिहार का विकास करना है। पढ़ाई, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन के खिलाफ हमारी मुख्य लड़ाई है। इसी के साथ नेता विपक्ष ने जनता से वादा किया कि 100% बिहार में सरकार बनने के बाद डोमिसाइल लागू किया जाएगा।
20 साल से वर्तमान सरकार गरीबों को चूस रही है। आपस में लड़ाई झगड़ा बंद कर एकजुट रहें, तभी आपके सपने साकार होंगे। इस तरह तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को जमकर घेरा और एक के बाद एक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आज यानी कि 13 मई को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद नए सीजेआई के तौर पर जस्टिस BR गवई मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन इस वक्त चर्चा उन फैसलों की हो रही है जो सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में लिए। तो कौन से वो फैसले जिनसे सीजेआई संजीव खन्ना को किया जाएगा याद, आइए जानते इस रिपोर्ट में। बातें कम काम ज्यादा। जजों के बारे में पुरानी कहावत है कि वो अपने फैसलों और आदेशों के माध्यम से ही अपनी बातें बोलते हैं। इसी कड़ी में आज जिक्र चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा इस परंपरा का पालन किया। सीजेआई संजीव खन्ना ने अपनी बात हमेशा आदेशों और फैसलों के जरिए ही व्यक्त की और अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो विवाद या चर्चा का विषय बनी हो। सीजेआई संजीव खन्ना की तुलना में पिछले सीजेआई DY चंद्रचूड़ को अपने रिटायरमेंट से पहले कई विवादास्पद फैसलों और उनके एक्शन के लिए आलोचना का शिकार होना पड़ा था, जो आज भी अपने कुछ फैसलों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से बिल्कुल अलग रहे। चंद्रचूड़ जहां खुलकर अपने विचारों को रखने के लिए जाने जाते थे, तो वहीं दूसरी ओर संजीव खन्ना अपने फैसलों के इतर कहीं भी अपनी राय नहीं रखते थे। बात करें इनके ऐतिहासिक फैसलों की, तो कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में जले हुए कैश बरामद हुए थे, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां संजीव खन्ना ने पूरे फोकस के साथ केस में पारदर्शी रुख अपनाया। उन्होंने इस केस से जुड़े सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए। इसके अलावा इस केस में 3 जजों की कमेटी का गठन किया गया। ये मामला भी चल रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का ये फैसला काफी अहम माना जाता है, क्योंकि कैशकांड से न्यायपालिका पर लोगों के विश्वास को कमजोर करने के तोहमत लग रही थी। इसलिए उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला किया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पद पर रहते हुए एक बड़ा फैसला ये लिया, जिसमें जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया, ताकि न्यायपालिका की पारदर्शिता को मजबूती मिल सके। इसके साथ ही एक बेहद अहम वक्फ एक्ट पर सीजेआई संजीव खन्ना के सख्त रुख को भी हमेशा याद किया जाएगा, जहां उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिस पर सरकार तक ने सवाल खड़े करते हुए न्यायपालिका और कार्यपालिका पर एक बहस को जन्म दे दिया। लेकिन ये अहम फैसले सीजेआई संजीव खन्ना के 6 महीने के कार्यकाल में बेहद खास रहे। इसके अलावा उन्होंने कई और मुद्दों पर अहम टिप्पणी की, जो उनके कार्यकाल का खास हिस्सा रही। बताते चले, सीजेआई संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद 14 मई को जस्टिस BR गवई नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।